संजय जी, 2014 के बाद किसी को भी किसी पार्टी का चाणक्य कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं तो मानता। थोड़ा सा चिंता होती है कि भाई ये चाणक्य वाला टैग जो है थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। नहीं, मैं समझता हूँ बिहार में सम्राट अशोक चलते हैं चाणक्य से ज्यादा, तो चाणक्य से ज्यादा सम्राट अशोक की बात होनी चाहिए। ये बताइए कि 2020 के चुनाव और 2025 के चुनाव में अगर एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे आप देखें, सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि बिहार वासियों को 5 किलो अनाज देके जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देख रहे हैं, उसको बिहार की जनता चकनाचूर करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि उन्हीं की सरकार की, डबल इंजन सरकार की, आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे। नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य और जो जितने भी उनके विकास के तमाम सूचकांक हैं, उनमें बिहार सबसे फिसड्डी है। हम बात करें, गरीबी में बिहार सबसे नीचे है, बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है, पलायन सबसे अधिक बिहार में है, हेल्थ के जितने भी सूचकांक हैं, इंडेक्सेस हैं, उनमें बिहार सबसे नीचे है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट में बिहार सबसे अधिक है। आप बात करेंगे कि महिलाएं सबसे अधिक पूरे देश में 65% एनेमिक बिहार में हैं। सबसे अधिक स्टंटेड बच्चे यानी मोनापन के शिकार 45% बच्चे बिहार के हैं। आप कोई भी पैरामीटर उठा लीजिए, अब माइग्रेशन का रेशियो देखिए, तो मैंने क्यों कहा 5 किलो अनाज देके आप अगर सोचते हैं कि हम बिहार वासियों को उनके मुद्दों से भटका देंगे, तो ये उस डबल इंजन सरकार और उनके जो कर्ता धर्ता है उनका भ्रम है। बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। हर 10वां भारतीय बिहारी है। जब तक बिहार के लोग यानी हर 10वां भारतीय इस गरीबी, बेरोजगारी और पलायन के कुचक्र से नहीं निकलेगा, तब तक ना तो देश आगे बढ़ेगा, ना बिहार आगे बढ़ेगा। बिहारवासी जानना चाहते हैं कि आप बिहार में 20 साल से सत्ता में हैं, 11 साल से केंद्र में हैं, आपने बिहार को दिया क्या है? इन सब पैरामीटर्स पे जो आप ही के मानक एजेंसीज हैं उनका डेटा है, उसके बावजूद भी अगर बिहार पीछे है, तो सीधा इसका दोषी डबल इंजन सरकार है, जो 17 साल यहाँ बीजेपी और जेडीयू की सरकार रही और 11 साल से केंद्र में। उनका कहना यह है कि जिस तरीके का बिहार उन्होंने आपकी पार्टी ने सौंपा था, उससे तो बेहतर ही है। जैसे कि एक आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा स्कूल अगर पूरे देश में कहीं जुड़ रहे हैं तो बिहार में जुड़ रहे हैं। अब वहां पे उनमें से कुछ है जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन स्कूल की संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है बिहार के अंदर। वो कह रहे हैं कि देखिए, अब हमने शराबबंदी की है, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है सरकारी नौकरियों में, आज पेंशन भी बढ़ा करके 1100 रुपए कर दी गई है। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने तो बिल्कुल ही गर्त में छोड़ा था, कम से कम पहले से तो स्थिति अच्छी है। तो आप कमियां गिना रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि आप कहां छोड़ करके गए। आपने बहुत ही वाजिब प्रश्न किया है। आपके सवाल के तीनों का एक एक करके उत्तर दूंगा। हमने बिहार, जो 1990 में बिहार था, जब राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों की सरकार आई, उस वक्त जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स थी, जो हमें भी विरासत में मिली, अब उसमें बताता हूं। उस वक्त बिहार का जो बजट था, और जब हमने छोड़ा तो 9.5 गुना बढ़ा। 1800 करोड़ से वो 2600 करोड़ दिया, और वो 26,000 करोड़, सॉरी 26,000 करोड़ से आज का आप बजट लेंगे 2025 का, तो वो भी 9.5 गुना ही बढ़ा है। 9.5 गुना हमारे 15 साल में बढ़ा है, 9.5 गुना इनके साल में बढ़ा है। अगर ऐसे हम बात करने लगेंगे तो 1947 में देश आजाद हुआ, उस वक्त देश में हर व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष थी। आज हर देशवासी की हर औसत आयु 67 ईयर्स है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बढ़ा दी? अगर हम बात करें, 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद बिहार का बजट 130 करोड़ रुपए था, आज बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है। तो क्या 20 साल में इन्होंने बढ़ा दिया? अब आपने स्कूल की बात की, उस वक्त बिहार छोड़ दीजिए, देश के किसी भी विकसित प्रदेश में नंबर ऑफ स्कूल्स की आप बात कीजिए, 1990 में कितने थे और 2005 में कितने थे? 2005 में कितने थे, 2025 में कितने हैं? बल्कि 2005 में जितने सरकारी स्कूल थे, 2025 में वो बंद हो गए। अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी देश में जब से
एनडीए की सरकार आई है, हेल्थ की भी बात हुई, तो आपका सिलेक्टिव पैमाना नहीं होगा चीजों को मापने का, यार्ड स्टिक एक होनी चाहिए। आप बताइए, जब बजट उतना था, उस सीमित संसाधन में आप अगर मूल्यांकन करना है तो आप बात कीजिए कि 1990 से 2005 के बीच में केंद्र सरकार से बिहार को कितनी मदद मिली, और 2005 में, जब 2004 में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री बने यूपीए सरकार में, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 भी छोड़ दीजिए, 2004 से 2009 के बीच में बिहार को कितनी मदद मिली? 2 लाख करोड़ रुपए बिहार को श्री लालू प्रसाद जी ने उन 5 वर्षों में दिया, जो 1990 से लेकर 2005 तक 2 लाख करोड़ भी नहीं मिला। बल्कि बिहार का विभाजन किया इन्होंने 2000 में, किस लिए? क्योंकि इन्होंने श्री लालू प्रसाद जी को हराना था। 1998 में जब आदरणीय श्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बिहार से 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री थे और सबसे अहम पोर्टफोलियो बिहार के थे। श्री रामविलास पासवान जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार जी, दिग्विजय सिंह जी, हुकुमदेव नारायण यादव जी, यशवंत सिन्हा जी, सीपी ठाकुर जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, इधर करिया मुंडा जी, कितने 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री जिस प्रदेश के हों केंद्र सरकार में, उन 1998 से लेकर 2004 में बिहार को क्या मिला, और 2004 से 2009 के बीच बिहार को क्या मिला? जब 20-40 हजार करोड़ सालाना मिलता था पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त, जब लालू प्रसाद जी थे, और इस डेटा का कोई खंडन करके दिखा दे। बल्कि जब बिहार का विभाजन किया इन्होंने 2000 में, एक में कि बिहार झारखंड अलग हुआ, तो उस वक्त तत्कालीन एनडीए सरकार ने कहा था कि बिहार को 1,79,000 करोड़ हम विशेष पैकेज देंगे। आज तक नहीं दिया वो, लेकिन लालू जी ने 2004 से 2009 में। और आप जानकारी के लिए बता दूं आपके दर्शकों की कि 2004 से पहले कोई भी राज्य सरकार किसी भी एजेंसी से सीधा उधार नहीं ले सकती थी विकास कार्यों के लिए। वो लालू जी आए, उनका अनुभव 15 साल में, उन्होंने कहा कि हर चीज के लिए केंद्र सरकार के पास जाना पड़ता है एनओसी के लिए, तो फिर उन्होंने इस कंडीशन को हटवाया। और आपको याद होगा, एक सेकंड लूंगा, कि 2004 के बाद से ही बीजीआरएफ का गठन हुआ, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स घोषित हुए, बिहार के सभी जिलों को बैकवर्ड घोषित किया गया, और उसके बाद से ही राज्य सरकारें, चाहे वो ब्रिक्स हो, नाबार्ड हो, एडीबी हो, वर्ल्ड बैंक हो, अन्य जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे पैसा लेना शुरू किया। हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बात, हम बात करते हैं कि हमने जहां, जैसे आपने प्रश्न किया कि हमने जहां कहां छोड़ा था, ये बात करनी चाहिए कि जब हमने छोड़ा तब बिहार पे प्रति व्यक्ति कर्ज क्या था और आज प्रति व्यक्ति कर्ज क्या है। तो अगर कुछ काम ही नहीं हुआ है 20 सालों में, तो फिर लगातार एक के बाद एक उनकी सरकार कैसी बनती जा रही है? जब काम ही नहीं हुआ तो हमारी 15 साल कैसे बनी थी? ना नीतीश कुमार को हमारी 15 साल कैसे बनी थी जब काम नहीं हुआ? तो नहीं, पर उसके बाद भी तो आप मैदान में उतरे थे, लेकिन दोबारा आपको मौका नहीं दिया जनता ने। नीतीश कुमार को मौका दिया है जनता ने। फिर एक तथ्यात्मक गलती है। आप कह रहे हैं फेल सरकार है, फिर भी उनको लगातार मौके मिल रहे हैं। आपने फिर एक सही सवाल छेड़ा। 2010 का चुनाव छोड़ दीजिए और एक अक्टूबर 2005 का चुनाव छोड़ दीजिए, 1990 से लेके आज हम 2025 में बैठे हैं, आरजेडी हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही है। वो तो आरजेडी का खौफ है, वो हमारी नीतियों का इन लोगों को डर है, तभी सब लोग एक साथ रहते हैं। नहीं तो बीजेपी इस दौर में, जब उन्होंने हर प्रदेश में तोड़ फोड़ जोड़ क्या क्या किया, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? वो क्योंकि लालू प्रसाद जी की जो राजनीति है वो जिंदा राजनीति है। तो उनको पता है कि एक शख्स यहाँ बैठा हुआ है जो आपकी ज्यादती को, आपकी मनमानी को, आपकी तानाशाही को चलने नहीं देगा। ये बात आपने सही कही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपकी थी, बाद में थोड़ा सा बदलाव हुआ और बीजेपी बन गई, लेकिन ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुमत के बीच का फासला आप क्यों नहीं खत्म कर पा रहे हैं? इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। जिस दिन हम अपनी विचारधारा को, जिस दिन हम अपनी नैतिकता को नागपुर में संघ के या गिरवी रख देंगे, तुरंत बन जाएगी, तुरंत आरजेडी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? इज इट ए रॉकेट साइंस? बिहार में एक दल ऐसा नहीं बचा जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिसके साथ गठबंधन नहीं किया। पर थोड़ा सा इसमें एक रॉकेट साइंस के अलावा थोड़ा सा मैथ्स भी आ जाता है। जैसे कि पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दे दी, उनमें से वो करीब 1/10 ही जीत पाए। क्या आपको लगता है इस बार जब दोबारा मांग आ रही है, इस बार और हार्ड नेगोशिएशन राष्ट्रीय जनता दल को करना पड़ेगा, और जिस तरीके से पिछली बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उससे आपकी चांसेस खराब हुई थी?
देखिए, राजनीति में ऐसा प्रश्न करें तो जेडीयू भी 43 ही सीट जीत पाई थी। वो तो 100 से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ी थी। उनके अपने मुख्यमंत्री थे, उनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने 40 से अधिक सभाएं की। तो राजनीति में होता है, जेडीयू की भी 100 से अधिक लड़ने के बावजूद 40 सीटें क्यों आई? नहीं, पर इस क्योंकि आपके नेताओं ने ही कहा था कि शायद थोड़ी सी गलती हो गई, अगर कम सीटें लड़े होते, अगर हम लोग ज्यादा सीटें लड़े होते तो हम शायद बहुमत पार कर जाते, कांग्रेस और राजद मिला करके। इस बार आप 70 सीटें देंगे क्या कांग्रेस को? देखिए, ये सब गठबंधन की बातें हैं। जब तभी तो आप स्ट्रेटेजिस्ट से अंडे में से चूजा निकलेगा तो सब लोग गिन लेंगे, सब कोई दिखा देगा, उसमें किसको कितनी मिलेंगी, कौन कितने पर लड़ेगा, ये चंद दिन की बात है। क्योंकि अब मुकेश सहनी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई 60 सीटें और डेप्यूटी सीएम। देखिए, हर कोई दावेदारी करता है। लेफ्ट के लोग भी मांग रहे हैं, मुकेश सहनी जी भी मांग रहे हैं, अन्य जो दल है हमारे वो भी मांग रहे हैं, कुछ और सहयोगी दल जो आना चाहते हैं वो भी मांग रहे हैं। यही तो खूबसूरती है, हम न्यायप्रिय लोग हैं, तभी लोग हमसे अपेक्षा करता है कि हम न्याय करेंगे, इसलिए मांग रहे हैं। नहीं, एनडीए में कोई जुबान खोल के दिखा देना कि कौन कितनी मांगेगा। चिराग पासवान कह सकते हैं कि हम इतनी मांगेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कह सकते हैं कि हमको इतनी सीट चाहिए, जितन मांझी जी कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे सर्वे सर्वा है आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, वो बहुत ही न्यायप्रिय आदमी है, वो सबकी सुनते हैं और सिचुएशन के हिसाब से फैसला लेते हैं। वहां तानाशाही नहीं है ना कि कोई डर के मारे बोलेगा नहीं। हम लोकतांत्रिक दल हैं सब लोग, तो लोकतंत्र में अपनी बातें सब लोग खुलेपन से रखता है, सब अपने अपने समर्थकों को, अपने अपने जो काडर है उनको मैसेज देता है, उसमें बुराई क्या है? नहीं, बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि हम सबसे बड़ा दल है, हम 243 सीट पे लड़ेंगे सबको साथ लेके, इसमें बुराई क्या है? पर सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं मुकेश सहनी जी, कह रहे हैं कि भाई आप जब पिछड़ों की बात करते हैं तो बोल दीजिए कि भाई वो डेप्यूटी सीएम होंगे अगर सरकार बनी आपकी तो। हमारे गठबंधन में जितने भी दल हैं, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई एमएल हो, वीआईपी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही है? हम जातिगत जनगणना की, सामाजिक न्याय की, और एक आपने प्रश्न किया था कि इन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया। आरक्षण नीतीश जी ने कितना प्रतिशत बढ़ाया है उस पर बात होनी चाहिए। कर्पूरी जी ने आरक्षण बढ़ाया, उसके बाद आरक्षण आदरणीय लालू प्रसाद जी की सरकार में बढ़ा, फिर मैडम राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तब बढ़ा, उसके बाद इनके 17 साल में 1% भी आरक्षण नहीं बढ़ा। तेजस्वी जी जब 17 महीने के लिए अब सरकार में थे तब हमने जातिगत जनगणना रिकॉर्ड समय में करा के और 65% आरक्षण बढ़ाया। जैसे ही हम हटे क्या हुआ? बीजेपी ने उसको लीगली फंसा दिया। अब जितनी नौकरियां निकल रही हैं, जो तेजस्वी जी 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करा के आए थे, उनमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है। क्या लोग देख नहीं रहे हैं? तो आरक्षण, सामाजिक न्याय, ये एक्चुअली हुआ क्या है, जो आपने 1990 से 2005 की बात की ना, वो जो 15 साल थे वो बिहार और देश की राजनीति के सुनहरे वर्ष थे। उसमें जो सामाजिक परिवर्तन हुआ, जो राजनीतिक गतिशीलता आई, जो शोषित समाज था वो शासक समाज बना, तो उसमें से स्वाभाविक है कुछ सवाल उठने लाजमी है। लेकिन लालू जी ने उन 15 वर्षों में जो दरख्त लगाया, जो वृक्ष लगाया, उसके फल अब सब लोग खा रहे हैं। और जैसे जैसे उनके लगाए हुए पेड़ के फलों की मिठास बढ़ती जा रही है, इन लोगों की जुबान कड़वी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लगाए हुए, बिहार में कोई आएगा, चाहे बीजेपी हो, जो कि आरक्षण विरोधी पार्टी रही, मंडल की विरोधी पार्टी रही, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में आके जातिगत जनगणना के वो मुखालफत कर सके, आरक्षण के बारे में एक शब्द बोल सके, सामाजिक न्याय के बारे में कुछ कह दें। तो ये हौसला, ये जज्बा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी ने बिहार के और तमाम जो समाजवादी और सामाजिक न्याय प्रेमी लोग हैं, जो संविधान में विश्वास करते हैं, उनको दिया है। तो यहाँ लकीर लालू जी ने खींची है, लोग तो उससे लंबी लकीर खींच नहीं पाए, ना कोई खींच पाएगा। पर उसी फल की बात तो मुकेश सहनी कह रहे हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दिया। उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आपकी सरकार बनी तो? मैंने क्या कहा? मुकेश सहनी जी तो कहते हैं कि मैं आज यहाँ हूं, मल्ला का बेटा, आज मैं यहाँ खड़ा हूं। चाहे सुपर 30 के आनंद कुमार हैं, वो सब कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद जी नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। मैं वही तो कह रहा हूं। ठीक है। खाली राजनीतिक परिवर्तन और सीटों की दावेदारी और भागीदारी से हमें समाज को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने शैक्षणिक रूप से समाज को क्या दिया, आर्थिक रूप से क्या दिया,
सामाजिक रूप से क्या दिया, उस पर बहस होनी चाहिए। वही लालू जी समता और सौहार्द के महायोद्धा हैं, वो विपक्ष में बैठे हुए हैं तभी ये लोग एक साथ है, नहीं तो आज जो मुख्यमंत्री की स्थिति है उसको बीजेपी साथ लेके चलती है। उनको मजाल है। क्या स्थिति है उनकी? मुख्यमंत्री जी की सबको पता है क्या स्थिति है। अच्छा आप बताइए कि आप आखिरी बार आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता से संवाद करते या मीडिया से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कब देखा और सुना था? नहीं, पर कार्यक्रम तो करते हैं वो, मीडिया से संवाद नहीं। पर कार्यक्रम तो कार्यक्रम था उनका। अभी मैं फ्लाइट से आ रहा था, एक अधिकारी थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा। कार्यक्रम क्या करते हैं? कार्यक्रम सुबह एक डिजाइन रहता है कि दिन में 2 घंटा कहीं जाना है, पटना की 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की विसिनिटी में। उसमें क्या करना है, कोई प्रोजेक्ट जो चल रहा है वहां जाके ऐसे ऐसे बोले देख लेके पीआरडी वाले फोटो खींच लेंगे, अगले दिन अखबार में आ जाएगा, उसका वो चल जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ना किसी ने सुना ना देखा। एक चार्ट पे वो उसका रहता लगा देते हैं अधिकारी, बस उस पे उंगली करके अगले दिन फोटो चल जाता है। वो दिखाने के लिए कि एक्टिव है, ठीक ठाक है। बाकी तो जनता जानती है ना। अब जनता से जाके पूछिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति है। हम उनका सम्मान करते हैं, हम वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बिहार एक क्रिटिकल स्टेज में है। 20 सालों की बिहार में और 11 सालों की केंद्र सरकार ने जो डबल इंजन सरकार है, उन्होंने बिहार की सारी किडनी हार्ट को फेल कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्रिटिकल स्टेज में है। बिहार की 58% आबादी 25 साल से कम है, 35 साल से तो 65% है। देश का यंगेस्ट स्टेट है बिहार, और उस बिहार में 83% ग्रामीण युवा बेरोजगार है। 83%, more than 60% population of a state which is young, less than 25 years of age, और वो सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। पलायन जो करते हैं बिहार से बाहर, उनकी कोई उम्र देखे। वो तो कह रहे हैं पलायन कम हो गया, लेकिन नहीं, इस पे मैं चेक करूंगा, कोई बीजेपी का आदमी सुने। मैंने अभी मार्च में ही राज्यसभा में एक प्रश्न किया कि बिहार की पलायन दर क्या है, तो मुझे लेबर मिनिस्ट्री से जवाब मिला, बिहार से प्रति वर्ष 2,90,00,000 लोग पलायन करते हैं। और ये 2,90,00,000 का आंकड़ा वो है जो भारत सरकार के श्रम संसाधन विभाग का जो पोर्टल है ई श्रम, उस पे रजिस्टर्ड है। मतलब पंजीकृत लोग 2,90,00,000 सालाना करते हैं। और उस 2,90,00,000 लोगों को मैंने कहा कितनी कैटेगरी में बांटा है, उन्होंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, मतलब स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड उस। ठीक है। जेडीयू कहती है कि 2000 से 20 से 25 नीतीश, आप कह रहे हैं वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, पर वो तो अगले 5 साल हम का कह रहे हैं 2005 से 2025 बहुत हुए नीतीश। ठीक है। संजय यादव जी, मन तो बहुत था आपसे सीधे सीधे पूछे कि आप बता दीजिए कि स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट है आप, चाणक्य है। कुछ आप इंसाइट देना चाहेंगे कि नंबर 1 मुद्दा क्या आप जनता के पास लेके जाएंगे आरजेडी का, कि ये है, ये वजह है, हमें वोट दीजिए, नीतीश जी को, भाजपा को हटाइए। स्ट्रेटेजिस्ट, रणनीतिकार जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैंने कहा हमारी रणनीति है, जैसे हमारे नेता तेजस्वी जी कहते हैं, हमें एक नया बिहार बनाना है। उस नए बिहार में जहां बिहार की कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज देश के टॉप 10 में हो। अभी देश के टॉप 200 में बिहार की ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई कॉलेज है। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं। हम रणनीति हमारी ये है कि 2000 एकड़ में एक एजुकेशनल सिटी हो, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार को गरीबी के, बेरोजगारी और पलायन के दुष्चक्र से निकालें, बिहार में का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बिल्कुल मिनिमम हो, और बिहार के लोग जो 3 करोड़ जो मैंने कहा कि वो तो भारत सरकार मानती है, लेकिन अनुमान के अनुसार ये इसकी संख्या 4.5 से 5 करोड़ लोग जो काम के लिए पलायन करते हैं, चाहे अस्थायी करें या स्थायी करें, उन लोगों को अपने बिहार में, अपने जिला में काम मिले। बिहार में किस चीज की कमी है? आम है, लीची है, हर चीज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से लेके। बिहार लार्जेस्ट कंज्यूमर स्टेट है यूपी के बाद। जिस प्रदेश में 14 करोड़ कंज्यूमर हो, उस प्रदेश में हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र से बन के चप्पल क्यों आएगी? यहां क्यों नहीं चप्पल बन सकती? उसके लिए क्या करना है? तो वो तो सरकार। अब अच्छा एक बात बताइए, कल नहीं, रांची में कल एक मीटिंग थी ईस्टर्न जोनल परिषद की, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गए। पिछले 5 वर्ष में नीति आयोग की किसी एक बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नहीं गए। अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री आप देखेंगे, कोई जनेवा, कोई कहीं, जितने भी
इन्वेस्टर समिट्स होती हैं वहां जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो यहाँ ज्ञान भवन में पटना में, जो उनके आवास से 3 किलोमीटर दूर होती, वहां नहीं होती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार में समुंदर है, इसलिए समुंदर नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकती। अगर मुख्यमंत्री जी का ऐसा मानना है तो उद्योग धंधे कहां से लगेंगे? तेजस्वी जी यंग है, वाइब्रेंट है, नए जमाने के नेता हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगें, बिहार में अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जो पिछली बार भी उन्होंने कहा। आपने शुरू में प्रश्न किया कि 2020 के बाद से 2025 में क्या बदला। 2020 में भी हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन जो भी कारणों से 12,756 वोट का डिफरेंस था। उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। और अब की बार तो महान जनता हमारे साथ है, तभी तो आप देख रहे हैं कि नित्य नए नए प्रपंच ये लोग लेके आ रहे हैं कि कैसे जैसे तैसे इनको रोके। लेकिन अब की बार जनता ही इनको इतनी दूर खड़ा कर देगी कि हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है। ये जनता बनाम एनडीए की लड़ाई है। ठीक है, अब की बार यंग एंड वाइब्रेंट बिहार। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और सत्ता सम्मेलन में आने के लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।